हेलो दोस्तों। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा जो विज़न के करंट अफेयर टेस्ट पेपर 7 कर रहे हैं आज, जो कि प्योरली किस पे वो है बेस्ड है तो इकनॉमी पे। ठीक है, तो देखिए इस महीने में जो इकनॉमी करवाने की कह रहा था, तो उसे हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़ को। तो उसमें PT 365 जो है उसके 9 टोटल वीडियो आएंगी, जिसमें वो कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो आ चुकी है, अभी 8 और आएंगी, पर चैप्टर के हिसाब से जो है बनाई जाएंगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो टेस्ट पेपर है जितने भी इकनॉमी के वो करवा देंगे उसके साथ। और उसके अलावा क्या है, जो फरवरी से लेके अभी तक की जो भी करंट अफेयर में आई होगी, सिर्फ इकनॉमी के वो करवाएंगे। ठीक है, तो इस महीने में पूरी इकनॉमी जितनी भी है वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे अब रैंडमली टेस्ट पेपर बीच में आते हैं, तो अभी आप करते जाइए। ठीक है, खुद से करिए या जो मैं करवा रहा हूँ उसके साथ कर सकते हैं आप। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, जो मैं भेजता हूँ मतलब, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है आंसर की होता है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए जब अक्टूबर आएगा ना तो 10 का पेपर है, तो मैं शुरू के 1 से लेके 3 या 4 तारीख तक जितने भी टेस्ट पेपर है 35 है या 36 जितने भी हैं, तो उनको एक बार जो है 3 या 4 दिनों में शुरू में कंप्लीट करा दूंगा। कराऊंगा कैसे, क्वेश्चन पढ़ूंगा, कुछ पॉज लेकर उसका आंसर दे दूंगा कि ये आंसर है। तो उस हिसाब से आप जो है अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर लेंगे शुरू के 4 या 5 दिनों में। सेल्फ एनालाइज करने का टाइम तो नहीं होगा, आपने अगर अभी कर लेंगे आप 2-3 महीनों में, तो उस टाइम पे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सेल्फ एनालाइज का टाइम तो अभी चल रहा है। अगर आपने अच्छे से स्टैटिक और करंट अफेयर करके रख रखे हैं, तो आप अभी करके इनके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपके पिछला काफ़ी सारा रह रखा है, जितना भी रह रखा है, तो आप अभी जो है इसके नोट्स की बजाय आपको डायरेक्ट इनको पढ़ना होगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देख के काम चलाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं करवा सकूँ एटलीस्ट। देखिए कितने 35 भी मान लीजिए अगर टेस्ट पेपर है, तो 35 गुना 100 कितने 3500 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। और 3500 में से अगर हमारे 10 से 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक एज मिल जाएगा जो मॉक टेस्ट हम लगा के जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जुड़वा घाटा है, ठीक है, ये शब्द किसे संदर्भित करता है। तो राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व घाटे के होने को हो सकता है, चालू खाता घाटे और राजकोषीय घाटे के एक साथ होने को, ये भी हो सकता है, चालू खाता घाटे और पूंजी खाता घाटे है उसके एक साथ होने को, ये भी हो सकता है, बैंकों के जो NPA होता है उसके साथ साथ जो निगमों के ऋण भार है उसमें वृद्धि को, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, जो चालू खाता घाटा है और जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, इसके एक साथ होने को संदर्भित करता है जुड़वा घाटा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के जो है मतलब अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी अपने आप क्या होता है, वृद्धि करता है, एक दूसरे में ये वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो चालू जो खाता होता है वो क्या होता है, चालू खाता जो घाटा होता है। ठीक है, चालू खाता क्या होता है, देश में आयातित और निर्यातित जो वस्तु होते हैं उनके उत्पाद सेवा और जो निवेश होता है उसके प्रवाह को नापता है। ठीक है, तो चालू खाता अगर घाटे की बात करें तो ये क्या होता है, तो जब आयात की गई जो वस्तु है, ठीक है, वो उसमें जो है जो निर्यात की गई वस्तु से अगर अधिक हो जाती है तो हमें क्या होता है, चालू खाता घाटा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे वस्तुओं का व्यापार, जो सेवाएं होती है, ये सब इंक्लूड होती है। अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो जो हमारा किया गया व्यय होता है वो हमारे आय की तुलना में ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हम कमा कम रहे हैं और जो व्यय कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। तो जैसे कि 2020 के लिए जो राजकोषीय घाटा था वो 4.59% डिसाइड किया गया था। ठीक है, सॉरी 4.59% हो गया है 2020 में, जबकि हमने तय कितना किया था, 3.8%। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता चला जाता है, इन्हें हम जुड़वा घाटा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक सेकेंड। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारणों में से कौन से जो भारत में 1991 का आर्थिक संकट उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है। अगर आपने स्टैटिक अच्छे से पढ़ा होगा तो इसे आप बता देंगे। सबसे पहले भुगतान संकट के संतुलन हो सकता है, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, उच्च राजकोषीय घाटा। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, तीनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। भुगतान संकट का संतुलन, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और उच्च राजकोषीय घाटा, तीनों ही नेगेटिव चीज़ें हैं ना। तो किस चीज़ की अगर इसमें बढ़ने की, अगर आर्थिक संकट उत्पन्न करने की बात हो रही तो नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर इसका आराम से दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो अनुपातिक जो कर प्रणाली है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुपातिक कर प्रणाली, तो इस प्रणाली के तहत कर जो प्राधिकरण होता है प्रत्येक करदाता पर उसकी आय के निरपेक्ष कर की जो समान होता है वो दर प्रभावित करता है।
हो सकता है। कराधान की इस प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा संसाधनों के पुनर्वितरण का उद्देश्य पूरा किया जाता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके अच्छे से एक बार पढ़िएगा इसे, फिर खुद आंसर देखें, फिर देखिएगा क्या इसका आंसर है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल ठीक है। अब 2 गलत है, तो उसके बारे में देख लेते हैं क्यों गलत है। तो देखिए जैसे कि जो हमने ये जो फर्स्ट हमारा सही है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अनुपातिक कर प्रणाली की। ठीक है, ये डेफिनेशन डायरेक्ट याद रखिएगा। अब जो ये डेफिनेशन है ना, इसमें क्या है? पुनर्वितरण, जो इसका उद्देश्य पूरा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो प्रगतिशील करारोपण का। ठीक है, अनुपातिक कर प्रणाली का यूज़ नहीं करते, किसका करते हैं? तो प्रगतिशील जो करारोपण होता है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है पूर्ण करने की मांग की जाती है, जिसमें उच्च आय पर भी जो है कर की दर जो है वो भी उच्च रहती है। अगर आपकी आय ज़्यादा है तो जो हमारी वो होती है कर की दर होती है वो भी उच्च रहती है। अब प्रगतिशील का मतलब होता क्या है? तो ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो बढ़ती हुई कर है, योग्य आय के साथ कर की जो दर है वो भी बढ़ती रहती है। मतलब रेट ऑफ जो टैक्स है, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स वो भी बढ़ता रहेगा आपकी, अगर जो इनकम है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, वो जो पुनर्वितरण है ये प्रगतिशील करारोपण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन से जो मांग जन्य मुद्रास्फीति है उसके कारण होते हैं। ठीक है, मांग जन्य मुद्रास्फीति, तो सरकारी व्यय में वृद्धि हो सकता है, आदानों का उच्चतर मूल्य ये भी हो सकता है, निम्न ब्याज दरें ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? 1 3 2 3 2 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पहली और तीसरी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत है क्या? जो मांग जन्य मुद्रास्फीति होती है ये क्या होती है? जब हमारी डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए मिल्क है, ठीक है, आप अभी 50 रुपये किलो ले रहे हैं, कल को वो अगर 40 रुपये हो जाए, 40 रुपये पर केजी, तो उसकी क्या हो जाएगी? डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और वहीं पे सप्लाई क्या हो जाएगी? कम होने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर रही है वो तो सेम क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, मुद्रास्फीति आपने पढ़ा ही होगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारी डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन को ये कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आदान का उच्चतर मूल्य है, क्या ये हो सकता है? ठीक है, उच्चतर मूल्य तो हो ही नहीं सकता। ये जो कंडीशन है ना, ये किसके लिए सही होती है? तो लागत जन्य जो मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, जो लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है उसमें जो है सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो ये उस कंडीशन में हमारा सही होता है। उसके अलावा हमारे ये दोनों बिल्कुल सही है। निम्न ब्याज दरें, सरकारी व्यय में जो है वृद्धि होती है, पैसे का इनफ्लो जो है लोगों के पास ज़्यादा हो जाए उस टाइप से। ठीक है, तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है और हमारा जो सेकंड है वो गलत है। भारत में जो है भुगतान जो संतुलन है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसके चालू खाते में निम्नलिखित में से किसकी गणना की जाती है? ठीक है, तो निर्यात हो सकता है, निजी हस्तांतरण हो सकता है, निवल वाणिज्यिक उधारियाँ ये भी हो सकता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो होता है, ठीक है, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही है? 1 3 3 4 1 3 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? पहला और जो दूसरा है बिल्कुल सही है। अब बाकी दो क्यों गलत है? तो देखिए इसके अंतर्गत जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो होता क्या है? तो वो जो किसी देश के नागरिक के जो शेष विश्व है, दूसरे जो जितने भी देश हमारे आसपास के या दूर दूर के भी, उनके साथ जो भी वस्तु सेवा और जो परिसंपत्ति है उसके लेन देन का एक विवरण होता है। ठीक है, मतलब हमने जो भी उससे लिया या दिया, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया, इसमें मेनली दो खाते जो हैं सम्मिलित होते हैं। एक तो चालू खाता हमने देख ही लिया पहले, और एक पूंजी खाता, इन दोनों को जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारे जो FDI होता है वो नहीं आता है। ठीक है, और जो नेट वाणिज्यिक जो उधारियाँ हैं वो भी इंक्लूड नहीं की जाती। ठीक है, पीछे आंसर में एक टेबल दे रखा है, उसमें हमारा जो है पूरा वो दे रखा है, करंट जैसे अकाउंट बैलेंस, एक्सटर्नल असिस्टेंट, कैपिटल अकाउंट, टोटल, इरोजन, ओमिशन। ठीक है, ये सब दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले राजकोषीय नीति संबंधी उपाय हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ने से आपको लग रहा होगा। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण में कमी हो सकता है, निजी व्यवसाय पर जो कर होता है उसमें वृद्धि करना हो सकता है, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि कर देना ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है, पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है।
तीसरा हमारा गलत है, ठीक है। तीसरा गलत क्यों है? ये किया तो जाता है पर ये हमारी भारतीय सरकार द्वारा नहीं किया जाता, ये किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो ब्याज दर होती है उसमें वृद्धि किया जाता है, ठीक है। जो हमारी मॉनेटरी जो पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, उसका एक घटक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? मुद्रास्फीति जो है मुद्रा की क्रय क्षमता को कम करती है। हो सकता है उत्पादक मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। कौन सा सही है इसमें से? 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पहला बिल्कुल सही है इसका। तो ये कंडीशन तो सही है पर यहाँ पे मुद्रास्फीति नहीं, इसे मुद्रा अपस्फीति की कंडीशन में जो है सबसे ज़्यादा वो प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? मुद्रा अपस्फीति आपको जैसा पता होगा कि जब जो हमारे मूल्य होते हैं उसमें गिरावट आ जाती है, ठीक है। मूल्यों में गिरावट आएगी तो क्या होगा? मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से मूल्यों में गिरावट आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मुद्रा अपस्फीति में क्या करती है सरकार? मार्केट से पैसा अवशोषित करती है, ठीक है। और मुद्रास्फीति में क्या करती है? पैसा उसमें डालती है क्योंकि पैसे की कमी हो जाती है मार्केट में, ठीक है। उसके अलावा देखिए 8th क्वेश्चन क्या है। तो जो विशेष आहरण अधिकार है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो यूज़ है, उपयोग है, राष्ट्रों के मध्य सुचारू व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। हो सकता है इसका मूल्य मुद्राओं की एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें भारतीय रुपया सम्मिलित होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिए। 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? तो जो ये है विशेष आहरण कोष या फिर अधिकार, या फिर इसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें गलती क्या है कि ये जो है एक मुद्रा के रूप में किया जाता है, तो ये मुद्रा है ही नहीं, ठीक है। SDR ना तो एक मुद्रा है और ना ही जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसका इस पर कोई दावा है, ठीक है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों द्वारा स्वतंत्र रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्राओं पर एक संभावित दावा होता है, ठीक है। इसका विनियमन कैसे किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले SDR जो है, आपने बेसिक में पढ़ा होगा SDR, ठीक है। तो SDR एक पहले सबसे पहले जो है 0.888671 ग्राम शुद्ध स्वर्ण के समतुल्य परिभाषित किया गया, जो कि कितने के बराबर था? $1 अमेरिकी के बराबर था, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेटन वुड्स थे उनकी प्रणाली की समाप्ति के पश्चात SDR को जो है मुद्राओं की एक बास्केट के रूप में पुनः परिभाषित किया गया, ठीक है। पर ये एक मुद्रा के रूप में इसे जो है परिभाषित नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो जाता है। और स्टेटमेंट 2 में क्या प्रॉब्लम थी? इसके अंतर्गत जो है जो भारतीय रुपया उसे सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। जो SDR बास्केट है उसकी मुद्राओं को नीचे दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें भारतीय वो नहीं था और ना ही ये कोई मुद्रा है, तो दोनों हमारे क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन। तो जो राज्य प्रयोज्य आय है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है जानकारी मिलती है कि घरेलू जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्रयोज्य वस्तुएं और सेवाएं हैं उसकी अधिकतम मात्रा कितनी है। हो सकता है इसमें शेष विश्व में जो प्राप्त अंतरण जैसे अनुदान राशि एवं जो उपहार होते हैं, उपहार मतलब सेस जो है हमने पढ़ा था अभी कल ही के लेक्चर में पढ़ा था हम इकोनॉमी के उसमें, तो इसे शामिल किया जाता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो कौन सा उत्तर सही है? 1, 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा? दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसको एक बार और पढ़ के और फिर आगे चलिए, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट ठीक थी इस क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो हम इसको जो है आगे की तरफ देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? तो 10वां क्वेश्चन जो है विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रकाशित किया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का डायरेक्ट ही पूछा जाता है। तो कारोबार में सुगमता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो कौन सा सही है? 1, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वीडियो पॉज करके आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसके पहला और तीसरा, ठीक है, मतलब बी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। जो कारोबार में सुगमता सूचकांक है वो वर्ल्ड बैंक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ये भी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अभी हमने जो 8th चैप्टर पढ़ा था उसमें ये लॉजिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा भी था, ठीक है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसका आंसर आप बता देंगे। उसके अलावा जो मानव विकास सूचकांक है वो किसके द्वारा दिया जाता है? UNDP, ठीक है। UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन
डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कारोबार में सुगमता सूचकांक क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो मुद्रास्फीति जनित जो मंदी होती है स्टैगफ्लेशन, उसके संदर्भ में कौन सा सही है। तो जो मुद्रास्फीति जनित मंदी है वो अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें मुद्रास्फीति में वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी का एक साथ अनुभव होता है, दोनों का एक साथ अनुभव होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति जनित जो मंदी की घटना है वो फिलिप्स वक्र के अंतर्निहित सिद्धांत को सिद्ध करती है, ठीक है। बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसे वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले पॉज करके आप आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पहला, बिल्कुल ठीक है हमारा। जो मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है और जो बढ़ती बेरोजगारी है, उन दोनों का अनुभव एक साथ होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा दूसरा जो है वो गलत है। तो क्यों गलत है ये, क्योंकि ये इसका जो है पूरी तरह से जो फिलिप चक्र था उसका पूरी तरह से खंडन करती थी, क्योंकि 1970 के पहले जो दशक था उसमें इस कंडीशन को जो है असंभव माना जाता था, ठीक है। इसकी वजह से ये पूरा गलत है सेकंड स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए 12वां क्या है, तो भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, यह विभिन्न जो आकार वर्गों सामाजिक समूहों द्वारा परिचालन जोतों की संरचना से संबंधित आंकड़ों के संग्रह के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, ठीक है। सेंट्रल जो एरिया है और क्षेत्र है उसकी योजना है, हो सकता है। यह भारत में प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है, हो सकता है। प्रथम कृषि जनगणना वर्ष 1950 से 51 में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इसको पॉज करके आंसर दीजिए, 1 2 2 3 1 3 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मतलब ए हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। पर तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो पहली जनगणना थी वो हमारी 1970 से और 71 के बीच में की गई थी, कृषि की जो जनगणना थी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 13, तो औद्योगिक नीति जो संकल्प है 1956 उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर बल दिया गया था, ठीक है। तो पहला क्या है, औद्योगिक क्षेत्र पर राज्य का पूर्ण एकाधिकार, हो सकता है। क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करना, हो सकता है। अधिशेष औद्योगिक उत्पादन, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, 1 2 3 2 1 3, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, केवल 2 हमारा बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे पूर्ण एकाधिकार राज्य का, ठीक है। इस टाइप से एक्सट्रीम सिचुएशन क्या हो जाती है हमारी, गलत हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए गलतियाँ क्या क्या हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे जो थर्ड है वो अधिशेष औद्योगिक उत्पादन के बजाय जो उत्पादित वस्तुएं उसकी संख्या क्या हो, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से अधिक न हो, इसको फॉलो किया गया था, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट में हमारा एक्सट्रीम पूर्ण नियंत्रण ना होके क्या दिया गया था, एक तो देखिए प्रथम 3 श्रेणियों में इन्हें बांट दिया गया था। प्रथम पे किसका अधिकार था, तो अनन्य रूप से राज्य के स्वामित्व में संचालित होंगे जो प्रथम श्रेणी के जो हमारे उद्योग होंगे। द्वितीय श्रेणी के क्या होता है, जो उत्तरोत्तर राज्य हैं उसके स्वामित्व में संचालित होंगे, ठीक है। उसके अलावा तृतीय श्रेणी में जो शेष सभी उद्योग हैं वो शामिल होंगे तथा सामान्यतः उनका विकास जो निजी क्षेत्र होते हैं उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में जो सुर्खियों में रहा इस्तांबुल सम्मेलन है, तो वो संबंधित है किससे, सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और नियंत्रण से, हो सकता है। परमाणु शस्त्रों के प्रसार के नियंत्रण से, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम से, डिजिटल पायरेसी पर कठोर कार्रवाई करने से। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, देखिए यहाँ पे जो मादक पदार्थ है, अच्छा ये तो गलत है, ठीक है। तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम से, ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा जो पोलैंड था वो इससे जो इस्तांबुल सम्मेलन था इससे पूरी तरह से हट गया था, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है और घरेलू हिंसा उसकी रोकथाम और उससे निपटने हेतु यूरोप कन्वेंशन की जो परिषद है उसके रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस पहला क्या है, IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक बैंक, इसी इनमें से किन को जो है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इसके रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड, पहला और दूसरा, ये दोनों क्या है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट के रूप में IMF और वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें WEF की, तो ये जो है कोलोग्री जिनेवा
जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है एनजीओ एक, उसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्या नाम है? कोलोगरी जिनेवा। उसके बाद अगला क्या है? जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध है उसके विकास के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है उत्तरदायी है? कारण कौन सा उत्तरदायी है? तो औषधियों का अनुचित उपयोग हो सकता है, औषधि अपशिष्ट द्वारा संदूषित जल हो सकता है, पशुपालन में प्रयुक्त प्रतिजैविक, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी है? रोगाणुरोधी प्रतिरोध। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन से किसी देश की मुद्रा की जो विनिमय दर है उसको प्रभावित करते हैं? ठीक है, जो एक्सचेंज रेट होता है, जो फॉरेन जो वो होती है मुद्रा होती है उसका एक्सचेंज रेट होता है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरें हो सकता है, विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी हो सकता है, किसी देश के आयात में वृद्धि, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके लिए देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें करंट अफेयर कम आए, पर बेसिक जिसने अच्छे से पढ़ रखे हैं उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक सही हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, अगर आपका यहाँ पे कम आ रहे हैं अभी तक क्वेश्चन आंसर, तो आपको एक बार जाके बेसिक दोबारा रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगला क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा जो आई कॉमिक अभियान है, #आई कोमिट। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ना। उसके अलावा अपने परिवेश में पर्यावरण दिवस पर कम से कम 1 पौधे का रोपण करना, ये भी हो सकता है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना हो सकता है। खाद्य पदार्थों के पैकेट पर उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना हो सकता है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ये #आई कोमिट, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बढ़ना एक जो है कार्यक्रम था, अभियान था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उसके अलावा अगर इसकी बात करें #आई कोमिट की, ठीक है, #आई कोमिट, इसको इस टाइप से लिखा भी जाता है, आई कोमिट। ठीक है, तो इसको जो है जो विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को, उसके अवसर पर इसका शुभारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए 19वां, तो हाल ही में जो सुर्खियों में रहने वाला न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे जो है प्रतिभागी सदस्यों के मध्य तकनीकी ज्ञान की आसान पहुंच और हस्तांतरण के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। हो सकता है यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विपणन शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको प्रतिस्थापित करेगा, ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमारी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसका जो डी है वो सही है। ठीक है, तो देखते क्या गलती है। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम NSIL की बात करें, जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, तो ये क्या है? ये एक इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? तो मुख्य उत्तरदायित्व अंतरिक्ष संबंधी जो उच्च तकनीक वाली गतिविधियाँ हैं उसको प्रारंभ करने के लिए भारतीय उद्योग को सक्षम बनाना है। ठीक है, अब देखिए जो ये कंपनी है, ये जो है अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली कंपनी, नहीं, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की विपणन शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रतिस्थापित करेगी। तो जो सही स्टेटमेंट है वो क्या है? NSIL द्वारा जो एंट्रिक्स है उसको प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। एंट्रिक्स इसकी स्थापना के पश्चात भी समान कार्य के साथ अस्तित्व में रहेगी। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जैसे NSIL है वो अब इन स्पेस जो एक कंपनी है उसके साथ मिलकर कार्य करेगी, जो निजी जो कंपनी है उनको प्रोत्साहित करेगी ताकि वो इस जो उद्योग है इसमें पैसा खर्च कर सके, मतलब जो स्पेस के लिए रिसर्च वगैरह उसमें पैसा खर्च करे। ठीक है, उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है। तो सभी परिवारों की जो व्यक्तिगत जो प्रयोज्य है आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निम्नलिखित में से किन को घटाया जाना आवश्यक है? मतलब अगर हमें वो जानना है कि जो उनकी जो आय है, जो प्रयोज्य आय होती है, तो वो कैसे प्राप्त की जाती है? तो परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान हो सकता है, निगम कर हो सकता है, माँ द्वारा अर्जित लाभ का अवितरण भाग,
ठीक है। उसके अलावा व्यक्तिगत जो कर होता है, टैक्स होता है, और जो गैर कर भुगतान होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 4 1 3 4 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट, आप पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? तो ये सभी चारों जो हैं ऑप्शन व्यक्तिगत प्रोजे आय ज्ञात करने के लिए जो है इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो हमारा व्यक्तिगत जो प्रोजे आय होता है वो किसके इक्वल होता है? तो पर्सनल इनकम। ठीक है, उसमें से जो व्यक्तिगत कर अदायगी, जो पर्सनल लेवल पे आप अपना टैक्स पे कर रहे हैं उसको माइनस करते हैं, माइनस में जो गैर कर अदायगी होता है उसको माइनस करेंगे, तो हमारा जो व्यक्तिगत प्रोजे आय ये निकल जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर हम पर्सनल इनकम को कैसे निकालते हैं, पीआई को, तो हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें से माइनस करते हैं अवितरित जो लाभ होता है उसमें से माइनस करेंगे पारिवारिक इकाइयों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी, उसमें से फिर माइनस करते हैं निगम कर, फिर उसमें जोड़ देते हैं सरकार और फर्मों से पारिवारिक इकाइयों को दी गई अंतरण जो अदायगी होती है। ठीक है, आपके पास मैं आंसर की भेजूंगा, वहाँ पे जाके आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पर्सनल इनकम जो है निकल जाएगी, उसमें से फिर प्रयोज्य आय निकालने के लिए व्यक्तिगत कर अदायगी और गैर कर अदायगी जो है वो माइनस कर देंगे पर्सनल इनकम में से, तो व्यक्तिगत जो प्रयोज्य आय होती है वो निकल जाती है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्यवहार्यता जो अंतर वित्त पोषण है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह आर्थिक रूप से उचित लेकिन कम वित्तीय व्यवहार्यता वाली जो अवसंरचनात्मक परियोजना है उनकी सहायता हेतु प्रदत्त वित्तीय अनुदान है। हो सकता है वित्त पोषण की अधिकतम सीमा कुल जो परियोजना है उसकी लागत की अधिकतम 50% होती है। ठीक है, यह भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते दूसरा क्यों गलत है। तो जो ये होता है व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण या फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF, ये क्या होता है? एक तरह से जो देर से मिलने वाला जो अनुदान होता है ना वो होता है। ठीक है, यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यह आर्थिक रूप से उचित लेकिन कम वित्तीय जो व्यवहार्यता होता है उस वाली अवसंरचना परियोजनाओं की सहायता हेतु दिया जाता है। ठीक है, अनुदान दिया जाता है। ठीक है, पर इसकी जो वित्त पोषण की अधिकतम सीमा है वो कुल परियोजनाओं की लागत की 20% होती है। ठीक है, 50% नहीं, 20% होती है। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो 22वां है, यह देश की जो 700 MWE की प्रथम इकाई है और स्वदेशी रूप से विकसित दाबित भारी जल रिएक्टर के सबसे बड़ा संस्करण है। हो सकता है यह गुजरात राज्य में स्थित है। कौन सी, मतलब इनमें से कौन सा संयंत्र है जिसकी बात हो रही है? गुजरात में स्थित है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा परियोजना की इस इकाई ने अपनी प्रथम क्रांतिकता जो प्राप्त है वो की है। तो ये किस परमाणु संयंत्र की बात हो रही है? तो नरोरा, तारापुर, काकरापर, कैगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो ये जो बात हो रही है वो हो रही है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, जो IBEF है, इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन, उसके संदर्भ में कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो यह विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया लेवल के संबंध में जागरूकता जो उत्पन्न करने के लिए एक निवेशी प्रोत्साहन एजेंसी है। हो सकता है IBEF पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, स्वामित्वाधीन और नियंत्रित है। ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो करेक्ट आंसर है इसका, हमारी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारत में बागवानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हो सकता है बागवानी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP होता है उस योजना के तहत कवर नहीं किया जाता है। कौन सा सही है? 1 2, ना तो 1 ना तो 2, और 1 या 2 दोनों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दूसरा बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। उसके अलावा ये भारत की बात नहीं हो रही, मतलब जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे अगर हम भारत की जगह चाइना लगा दें तो चाइना सबसे बड़ा फलों और सब्जियों का उत्पादक देश है। ठीक है, 2019 में जैसे मसालों के ऊपर आया था, ठीक है, उसी टाइप से इस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो यदि देश जो A है उसमें देश B की तुलना में मुद्रास्फीति की दर अधिक है, ठीक है, और दोनों देशों के बीच विनिमय दर स्थिर है, तो यह मानते हैं कि दोनों देशों में मदों की प्रारंभिक कीमतें जो हैं वो समान है। दोनों देशों के मध्य व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है? ठीक है, मतलब
क्या है, दोनों देशों में से एक में दूसरे से ज़्यादा है मुद्रास्फीति, ठीक है। उसके अलावा दोनों देशों में जो विनिमय दर है वो सेम है, ठीक है, स्थिर बनी हुई है। तो उसके रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो देश जो बी है उसकी तुलना में देश ए के लिए अधिक वस्तुएं निर्यात करना अनुकूल होगा। हो सकता है बी से ए को होने वाली निर्यात में जो है वृद्धि होगी। हो सकता है देश ए के लिए अधिशेष व्यापार संतुलन वो उत्पन्न होगा, ये भी हो सकता है। कथन ए और सी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, बी। क्योंकि देखिए ए और बी देश है, ठीक है, इसमें मुद्रास्फीति ज़्यादा है, इसमें मुद्रास्फीति कम है, ठीक है। विनिमय दर दोनों में सेम है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर इसमें मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो पैसा क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, पैसा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो पैसा इसमें ज़्यादा होगा तो ये इसको क्या करेगा, निर्यात ज़्यादा करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन क्या है। तो वाणिज्यिक जो पत्र होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो वाणिज्यिक जो पत्र है वो पूंजी बाजार के उपकरण है। हो सकता है इन्हें केवल निगमों द्वारा जारी किया जाता है। हो सकता है कौन सा सही है, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि जैसे जो वाणिज्यिक पत्र होता है वो क्या होता है, पूंजी बाजार नहीं होता। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक प्रतिभूति रहित, इसमें कोई भी जैसे गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है, ट्रेजरी बिल होते हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं होते, ठीक है। प्रतिभूति रहित मुद्रा बाजार साधन है जिसे एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है। उसके द्वारा ये निगमों द्वारा नहीं, ये कॉरपोरेट कंपनियों या प्राथमिक कोई डीलर है या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, इन तीनों के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है, ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है। तो भारत में जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, प्रणाली के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय रुपये का मूल्य जो है ब्रिटेन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों के कारण पाउंड स्ट्रगलिंग से संबंध था। हो सकता है वर्तमान में भारत में जो डर्टी फ्लोटिंग विनिमय दर है उस प्रणाली का अनुपालन किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। और जो फर्स्ट है उसमें देखिए थोड़ा सा, अभी जो आप आंसर की देख सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो भारत की विनिमय दर नीति थी वो अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू प्रगति के अनुरूप विकसित हुई, ठीक है। और उसके अलावा देखिए 1975 में जो ये था, क्या बोलते हैं, जो इसमें दिया गया ये ब्रेटन वुड्स का जो वो था प्रणाली थी वो ध्वस्त हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से जो है भारत अपनी खुद की नीति फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से जो है ये स्टेटमेंट सही भी है। पर अगर हम इसे आगे देखें तो 75 के बाद ये ध्वस्त हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ये गलत हो जाती, ठीक है। उसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंतर्गत प्रबंधित जो फ्लोटिंग है वह प्रणाली होती है जिसमें जो हमारा बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या करता है, जो बाजार की शक्तियाँ होती है उसके द्वारा जो एक्सचेंज रेट होता है ना, विनिमय दर होता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। पर समय समय पर वो इसे हस्तक्षेप भी करता रहता है, जिसे हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे एक बार आप थोड़ा सा पीछे क्या बोलते हैं आंसर की जाके देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है वैसे स्टेटमेंट, पर यहाँ पे अगर मूलतः होता तो शायद ठीक हो जाती है। मूलतः की अगर बात करें, यहाँ पे अगर मूलतः लगा देते तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती, ठीक है। उसके अलावा देखिए 28वां क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौद्रिक जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। हो सकता है, जबकि वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी गणना कीमतों के स्थिर समुच्चय के आधार पर की जाती है। हो सकता है किसी देश का जो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद सदैव उसकी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक रहता है, ठीक है। यह भी हो सकता है। कौन सा सही है इसमें से, तो एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, आप पहले वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। जो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टेटमेंट 2 है उसके अंतर्गत तो जैसे मैंने पहले ही बताया सदैव लगाया गया है, ठीक है। सदैव वाले जो एक्सट्रीम पे जो भी वो होगी ना हमारी स्टेटमेंट, वो मैक्सिमम गलत होती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है उसमें जब जीडीपी, वास्तविक जीडीपी है, अगर वो मौद्रिक जीडीपी से ज़्यादा हो जाता है तो मुद्रा अपस्फीति की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, मतलब ये हो जाती है मुद्रा अपस्फीति, पैसा ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। उसके बाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से जो किसके समायोजन से सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष करों से हो सकता है, मूल्य ह्रास से हो सकता है, मुद्रास्फीति की दर से हो सकता है, विदेश से निवल
जो कारक आय है, ठीक है, निवल का मतलब नेट होता है, ठीक है, तो निवल कारक आय है उससे, ये भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, विदेश से जो निवल कारक आय है उससे हमारा जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ठीक है, तो वो जो है जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, वो फाइंड होता है, ठीक है। मतलब जीडीपी में जब हम जीएनपी जो होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इससे जो कैसे निकालते हैं, तो जीडीपी प्लस में हमारा विदेश से होने वाली जो निवल कारक आय है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। हमने जो बेसिक एक क्लास करी थी इकोनॉमी की, उसमें इसे बताया गया था अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का संविधान अधिदेश करता है कि बजट में राजस्व खाते पर भारित व्यय को अन्य व्यय से पृथक करना चाहिए। हो सकता है केंद्र और राज्य ही जो है दोनों ही भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर बाह्य बॉन्ड और बाह्य ऋण जो है वो ले सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। सही कौन सा है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आर्टिकल जो 292 है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है, 292 कि जो भारत सरकार है वो समय समय पर संसद द्वारा निर्दिष्ट सीमा के भीतर उधार ले सकती है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 293 जो है वो स्टेट से रिलेटेड है, उसके अंतर्गत जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, उस राज्य की जो संचित निधि है उसकी प्रतिभूति पर एक निश्चित सीमा तक जो भारत के राज्य क्षेत्र है उसके भीतर जो है उधार ले सकती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो वहाँ की विधानसभा होती है वो इसके लिए जो कानून होता है वो पारित करती है, ठीक है। सॉरी, विधानसभा नहीं, जो वहाँ की कार्यपालिका होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो है संचित निधि से जो है एक प्रतिभूति पर निश्चित सीमा तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है उधार लेती है, ठीक है। कथन 2 इसलिए गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए 31 क्या है, तो मेडिसिन पेटेंट पूल, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है, हो सकता है। यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने और उनका विकास सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यरत है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, इन फ्यूचर रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान आ ही जाएगा। तो CSR के संदर्भ में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, तो इसके जो रिस्पेक्ट में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो CSR क्या होता है, व्यय भारत में निगमित कंपनियों के साथ साथ भारत में अपना कार्यालय स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी लागू होगा, हो सकता है। भारत CSR को निगमित संस्थाओं के लिए सांविधिक दायित्व के रूप में स्थापित करने वाला प्रथम देश है, फर्स्ट कंट्री है, ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, और टाइम हो तो आप जाके आंसर की में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एक बार एटलीस्ट निगाहों से उतार तो लीजिए, इन फ्यूचर क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो उसके अलावा देखिए ई नाम, जो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को एकीकृत करने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक पोर्टल है, हो सकता है। इसे जो है ATIF एग्री ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसके माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में लागू किया गया है। तो कौन सा कथन सही है, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद अगला क्या है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला जो मिसियस है, ठीक है, मिसियस है वो किससे रिलेटेड है, सौर वृक्ष से, हो सकता है। विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपग्रह, हो सकता है। पृथ्वी का निकटवर्ती क्षुद्र ग्रह, हो सकता है। चीन का मानवयुक्त चंद्र अभियान, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मिसियस रिलेटेड है, विश्व का प्रथम क्वांटम सक्षम उपग्रह, ठीक है, जो कैलकुलेशन वगैरह काफ़ी तेज़ी से करता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर से भी तेज़ होता है ये, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो श्रम बल है उसका अनियंत्रीकरण संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है, तो श्रम बल के औपचारीकरण के से जो औपचारिक क्षेत्रक में निरंतर अंतरण होने की स्थिति, हो सकता है। नियमित वेतनभोगी रोजगार से
अनियत और अनुबंध वाले पदों पर श्रम का अंतरण, ये भी हो सकता है। वह प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से कार्यबल में महिलाओं का अनुपात पुरुषों के अनुपात से ज़्यादा हो सकता है। स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और श्रम बल का नाइटेजेशन, ठीक है, यूनियन नाइटेजेशन, तो ये भी हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ये है स्टेटमेंट बी, जो श्रम बल का अनियंत्रीकरण संदर्भित करता है नियमित वेतनभोगी रोजगार से जो है अनियत और अनुबंध वाले पदों पर श्रम का अंतरण। मतलब नाम से ही पता चल रहा है श्रम बल का अनियतीकरण, मतलब एक होता है नियति, ठीक है, मतलब जहाँ जिस पोस्ट के लिए उसने जॉब पढ़ाई की है वहीं पे जा रहा है। अनियति में क्या हो जाएगा, तो जो नियमित वेतनभोगी रोजगार है उससे जो है अनियत और अनुबंध वाले जो पद होते हैं उन पर श्रम का जो है अंतरण, मतलब ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है। उसके बाद 36वां देखिए क्या है। तो भारत में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रत्यक्ष कर में जो है करापात और कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है, हो सकता है। ये अभी हमने रिसेंटली एक या उसमें 2 क्लास में हमने पढ़े थे करापात और कराघात के बारे में, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, जबकि निगम कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। हमने कल की वीडियो में ही पढ़ा था ये, ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर लिया ना PT 365 का रिवीजन वीडियो, उसी में ये पढ़ा था, ठीक है। तो ये एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, जबकि निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा सही है? 3 2 3 1 2 1 2 3, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसके अलावा ये दोनों ही क्या होते हैं हमारे, जो आयकर कर है और निगम कर है, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष टैक्स होते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष नहीं होते, दोनों प्रत्यक्ष टैक्स होते हैं। उसके बाद देखिए जो डेरिवेटिव होता है, व्युत्पन्न होता है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव आपने 11th-12th का अगर मैथ्स पढ़ा हो तो वहाँ पे जैसे बहुत है ना डेरिवेटिव, ठीक है, जैसे होता है हमारा इंटीग्रेशन, सबको जो है जोड़ना, डेरिवेटिव होता है अलग अलग कर देना, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या मानदंड से अपना मूल्य प्राप्त करती हैं, हो सकता है। भारत में डेरिवेटिव को जो RBI और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI है जो उसके द्वारा विनियमित किया जाता है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो C इसका करेक्ट आंसर है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट डेरिवेटिव के बारे में याद रखिएगा, SEBI और RBI द्वारा विनियमित होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ऐसी प्रतिभूति है जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या मापदंड से अपना मूल्य प्राप्त कर लेती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है 38। तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हेतु बाजार मूल्य पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को शामिल करने की हो सकता है। उसके अलावा अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को घटाने की, ये भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष कर को शामिल करने और सब्सिडी को घटाने की, ये भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष कर को घटाने और सब्सिडी को शामिल करने की, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने और सब्सिडी जो होता है उसको इंक्लूड करने की, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है? D, ठीक है। तो D इसका आंसर है। तो एक बार जो है जब डायरेक्ट आंसर होता है तो आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ के और उसके ऑप्शन को उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। जब सरकार वर्तमान में ऋण लेकर व्यय में जो वृद्धि है वो करती है, जिसे ऋण का भुगतान भविष्य में करों द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसे वर्तमान में कर वृद्धि से जो है वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय से वृद्धि करने से होता है। प्रभावी रूप से कराधान और ऋण सरकार के व्यय के वित्त पोषण के समतुल्य साधन है, ठीक है। तो ये किसका जो है सर्वश्रेष्ठ जो वर्णन है वो कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। उसके बाद कुजनेट्स इंटरवेट यू हाइपोथेसिस, उसके अलावा सोलो ग्रोथ मॉडल या फिर रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस, ठीक है। एग्ज़ाम में मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 10-15 जो कि छोड़ने होते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि पेपर इजी आ गया और आप छोड़ के आ गए, पर
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ उलझाने के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। दिमाग लगाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो अगला क्वेश्चन है 40वां, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसके द्वारा जो प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते को प्रतिस्थापित किया गया था, हो सकता है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता मुख्य रूप से वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, जबकि जो विश्व व्यापार संगठन और इसके समझौते हैं, इसके अंतर्गत सेवाओं के व्यापार और बौद्धिक संपदा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो भी शामिल होते हैं। हो सकता है आपने पढ़ा होगा ट्रिप्स समझौता वगैरह। तो कौन सा कथन सही है? एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा सही है, WTO किस किस को इंक्लूड करता है, तो वो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहले जो WTO है ये क्या था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, मतलब 1948 को लागू हुआ था 1 जनवरी को। उसके बाद जो उरुग्वे जो दौर था, 8वां दौर था, उसके दौरान मतलब इसे 1995 में फिर GATT में जो GATT था, इसको प्रतिस्थापित करके इसका नाम क्या कर दिया, WTO कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से जो कौन सी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, हेल्प जिसे बोला जाता है, उसकी विशेषताएं हैं। तो प्रत्येक प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन के लिए पृथक लाइसेंस का प्रावधान हो सकता है। लागत की वसूली के बाद सरकार और अनुबंधकर्ता के मध्य लाभ का सहभाजन करना हो सकता है। जो वर्ष भर अन्वेषण ब्लॉक है उसका चयन करने की स्वतंत्रता। तो कौन सा सही उत्तर है? तो 1 2 3 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसके अंतर्गत जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये पहले के लिए सही थी, पर इसको जो राजस्व साझाकरण मॉडल है उसने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। पहले अलग अलग होता था, मतलब दोनों में सेम सहभाजन होता था लाभ का। पर अब क्या होता है, जो नई व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो सरकार है उसको लागत से कोई सरोकार नहीं होता। उसकी बजाय वो जो है तेल गैस आदि की जो बिक्री है उससे प्राप्त जो सकल आय है उसका भाग ले लेती है जो सरकार होती है, ठीक है। उसके अलावा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो इसके लिए पृथक जो लाइसेंस होता है उसका प्रावधान नहीं है। इसके अंतर्गत जो है एक ही ढांचे के अंतर्गत सभी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जैसे तेल गैस कोल बेड मीथेन होता है आदि को समाविष्ट करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने की एक समान प्रणाली का प्रावधान है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। तो ये है 42 क्वेश्चन, जो बजटीय घाटे होता है उसके संदर्भ में प्राथमिक घाटा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो प्राथमिक घाटा होता है वो ब्याज अदायगी के बाद उपयोग हेतु उपयोग कुल सरकारी ऋण होता है, हो सकता है। भारत में प्राथमिक घाटा सदैव राजकोषीय घाटे से अधिक होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका जो आंसर है वो है 1, पहला बिल्कुल ठीक है। जो प्राथमिक घाटा होता है वो ब्याज अदायगी के बाद जो उपयोग हेतु जो उपलब्ध जो कुल सरकारी ऋण होता है वो है। पर इसमें देखिए जहाँ पे भी सदैव आ जाएगा वो गलत हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीम पे अगर सिचुएशन है तो मैक्सिमम टाइम है गलत हो रहा है, 100% नहीं, 80 to 90% वो चीज़ जो है गलत हो जाती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, तो इसमें सही क्या होगी? तो जो प्राथमिक जो घाटा होता है, ठीक है, प्राथमिक जो लॉस होता है वो होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस में जो निवल ब्याज दे, जो हमारा नेट हम जो ऋण को दे देते हैं ना, वो हमारे सकल राजकोषीय घाटा में से माइनस करने पे जो आता है वो प्राथमिक घाटा होता है, ठीक है। तो देखिए इस स्टेटमेंट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा माइनस में जो हमारी निवल ब्याज देय होती है, ठीक है। तो ये हमेशा इससे जो है ज़्यादा नहीं होता, कई बार जो है हमारा कम भी हो सकता है, ठीक है। तो सदैव का जो है प्रावधान हर मैक्सिमम जगह गलत होता है। उसके अलावा इनसेट 2020, इसके पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, हो सकता है। यह विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश देने के लिए आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? सही है। तो सही है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगला क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में अंतरण अदायगी संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? ऐसी प्राप्तियों को जो वर्तमान या भविष्य में इनके बदले बिना किसी भुगतान की बाध्यता के प्राप्त होती है, हो सकता है। घरेलू फर्मों के द्वारा विदेशों से जो
परिचालित बहुराष्ट्रीय कंपनियां उससे प्राप्त वाणिज्यिक उधारियां उनको संदर्भित करता है, ये भी हो सकता है। तो सरकार के द्वारा बहुपक्षीय संस्थानों के पास ऋण को हो सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं को किए गए भुगतान को, ये भी हो सकता है। तो समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसके संदर्भ में अंतरण अदायगी संदर्भित। तो अंतरण अदायगी जो होता है वो किसे संदर्भित करता है? ऐसी प्राप्तियां जो वर्तमान या भविष्य में उनके बदले बिना किसी भुगतान की बाध्यता के प्राप्त होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है 45। तो इन कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से किन कार्रवाइयों को सरकार द्वारा अपना घाटा कम करने हेतु अपनाया जाता है, ठीक है। घाटा लिखा है यहाँ पे, घाटा होगा, घाटा कम करने के लिए अपनाया जाता है। तो विनिवेश, व्यय को कम करना, कर की दरें बढ़ाना, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, ठीक है। तो आप जो है वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। 1 2 1 4 1 2 4 1 2 3 4 2 और 3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चारों स्टेटमेंट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रही है। व्यय को कम करेंगे तो हमारा घाटा जो है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा व्यय है उसको कम करेंगे। अगर टैक्स जो कर है उसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा, है ना। उसके अलावा सब्सिडी को तर्कसंगत, मतलब जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे दिया जाए, इससे भी पैसा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद विनिवेश में पैसा करने से भी जो है घाटा कम होगा हमारा। उसके बाद 46 देखिए, जो चैंपियन सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत जो है केंद्रीय कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु एक प्रयास हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है, ये भी हो सकता है। तो कौन सा सही है? 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्या है? तो ये राज्यों को नहीं, ये केंद्रीय जो कैबिनेट होता है उसको दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 2018 में जो केंद्रीय कैबिनेट था उसने वाणिज्य विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जिसमें 12 चिन्हित चैंपियन सेवा क्षेत्रकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 47 क्या है, जो जीएसटी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है, जीएसटी अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है, हो सकता है। गंतव्य आधारित कर है, ये भी हो सकता है। उसके बाद जो स्टेट जीएसटी होता है केवल तभी लागू होता है जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के भीतर अवस्थित होते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही है? 1 2 3 2 3 या फिर 1 और 2। तो इसके जो रिस्पेक्ट में हमारा आंसर होगा, वीडियो पॉज करके आप आंसर दीजिए। उसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए 48 क्वेश्चन क्या है। तो यह एक प्रकार का जो PPP मॉडल है, सार्वजनिक निजी सहभागिता है, जिसमें सरकार एक निश्चित अवधि तक निश्चित राशि का भुगतान करती है और फिर शेष अवधि में परिवर्तनीय राशि का भुगतान करती है, ठीक है। शेष भुगतान जो है सृजित जो परिसंपत्तियाँ होंगी और विकासकर्ता के प्रदर्शन के आधार पर जो है किया जाएगा। वित्तीय जोखिम निजी अभिकर्ता और सरकार दोनों द्वारा ये साझा किया जाता है, ठीक है। तो इस परिच्छेद में किस जो PPP मॉडल है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, हैम, या फिर EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M मॉडल, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, देखिए अभी हमने कुछ ही दिन पहले ये पढ़ा था हैम के बारे में, जो हमने इकोनॉमी की करंट अफेयर पढ़ रहे थे ना, उसमें जो 9th चैप्टर है, 8th चैप्टर है, उसके शुरू में आया था, ठीक है, हैम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है, हैम है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो 49th क्वेश्चन है, तो इसके बारे में क्या दिया गया है, तो भारत में जो खाद्यान्न प्रबंधन है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो पहला क्या है, उचित मूल्यों की दुकानों की स्थापना। तो ऊपर हमने जो वो पढ़ा था ना हैम, और उसको रिप्लेस करके EPC को रिप्लेस करके BOT जो है मॉडल यूज़ किया गया, ठीक है। उस करंट अफेयर को अगर आपने देखा होगा तो आपके ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो खाद्यान्न के लिए उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना हो सकता है। पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करना हो सकता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम मूल्य समर्थन निश्चित करना, ये भी हो सकता है। कौन सा सही है? 1 2 2 1 3 1 2 3। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
उसके अलावा जो हमारे एमएसपी है वो कौन निर्धारित करता है, तो हमारी भारत सरकार, ठीक है, राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार डिसाइड करती है। उसके बाद देखिए 50वां क्या है, निम्नलिखित में से किस जो आरबीआई का दायित्व माना जा सकता है, किसे जो है आरबीआई का दायित्व माना जा सकता है, तो स्वर्ण भंडार, जनता द्वारा धारित मुद्रा नोट, वाणिज्य बैंकों का ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, ठीक है। तो कौन सा सही है, 1 2 3 2 4 2। तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, इसमें से सिर्फ जो डी है सरकारी प्रतिभूतियाँ, इसमें निवेश, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल है इसमें निवेश जो है हमारा आरबीआई करता है, ठीक है। तो चलिए बस अभी फ़िलहाल के लिए 50 क्वेश्चन ही, ठीक है। अगर इस वीडियो को सपोर्ट मिलता है तो मैं इसका बचा हुआ पार्ट कल अपलोड कर दूंगा, नहीं तो उसके अलावा कल मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में या इवनिंग में जो हमारा इकनॉमी है PT 365 उसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा, और टाइम बचेगा तो अप्रैल का भी देख लेंगे उसको, ठीक है। अप्रैल का इकनॉमी ही कराऊँगा उसका भी। तो अब विशेष ध्यान मेरा जो है इकनॉमी पे है इस मंथ में, जितने भी दिन बचे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करिए, अगर आपके पास अच्छा टाइम है, जगह है, तो एक किताब पढ़िए, कोना उठाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। कोने में बैठिए और किताब उठाइए, पढ़ते रहिए। एंड अगर पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। उसके अलावा हैव अ गुड डे।